हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सीमा ओझा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। ये एमए फाइनल ईसीसीई स्टूडेंट की छात्राओं के लिए लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे नर्सरी स्कूल बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स, स्कूल इमारत और उपकरण। जब हम नर्सरी स्कूल एस्टैब्लिश करते हैं तब उसको एस्टैब्लिश करते समय हमें स्कूल इमारत और बिल्डिंग या इक्विपमेंट्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारे नर्सरी के लिए, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है भवन या बिल्डिंग। भवन या बिल्डिंग किस तरह की होनी चाहिए नर्सरी स्कूल के लिए। भवन एक अच्छी स्कूल इमारत के लिए आवश्यक तत्व है। एक अच्छी स्कूल बिल्डिंग के 3 आवश्यक तत्व होते हैं। सबसे पहला है आसपास का वातावरण, सेकंड स्थान या साइट, और थर्ड है योजना या प्लान। इसमें सबसे पहले हम आसपास का वातावरण है उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्कूल के आसपास का वातावरण बच्चे के स्वास्थ्य या स्वस्थ अभिवृद्धि तथा विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। इसलिए कई आदर्श नर्सरी स्कूल हर किसी स्थान पर या जगह पर निर्मित नहीं होने देना चाहते अपना नर्सरी स्कूल ऐसी जगह पर निर्मित हो जहां उसकी कार्य क्षमता सुचारू रूप से चल सके तथा अच्छे से अच्छे वातावरण में वह स्कूल है वह होना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण में निर्मित किए गए जिनसे कि समाज में दूषित वातावरण तथा अन्य बुराइयों से बच्चों को बचाया जा सके। इसी आधार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी प्राकृतिक वातावरण में शांति निकेतन की स्थापना की थी। अक्सर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आसपास का वातावरण जो है वो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है, साथ ही अवचेतन रूप से बच्चों के सौंदर्य बोध को भी उत्तेजित करता है। आसपास का वातावरण जितना अच्छा होगा बच्चे उतने ही स्टिमुलेट होंगे, एस्थेटिक एनवायरनमेंट उनके लिए अच्छा होगा, एस्थेटिक सेंस बच्चों में ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगा अगर आसपास का वातावरण है वह अच्छा और सुंदर है। हर किसी के पास 2 तरह के उद्देश्य हो सकते हैं जब वह नर्सरी स्कूल स्टैब्लिश करेगा। बहुत खूबसूरत व आकर्षक इमारत या फिर एक ऐसी इमारत जो प्री स्कूल के उद्देश्यों की पूर्ति करने के साथ साथ बच्चे के शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चे को विकसित करने की क्षमता रख सकती है। और दूसरी तरफ मस्तिष्क तथा आँखों को प्रभावित करने वाली इमारत जो अपने आसपास दूषित वातावरण लिए हुए हो। ये वह तथ्य हैं जो हमें यह बताते हैं कि दुनिया में अच्छे व बुरे के बीच में भिन्नता होती है और हम अपना दृष्टिकोण ऐसा रखना चाहिए जिससे कि आसपास का वातावरण है वो स्वस्थ हो। बिल्डिंग इमारत के साथ साथ उसके आसपास का जो वातावरण है वह भी अच्छा और सुंदर होना चाहिए। इसी में नंबर 2 जो हम ध्यान रखेंगे इमारत में वह है स्थान। स्थान में 3 चीज़ें आवश्यक मानी गई हैं। नंबर 1 जमीन के आसपास का स्थान, नंबर 2 उस जगह की भूमि कैसी है या ज़मीन किस तरह की है, एंड थर्ड आसपास के मूल्यांकन के पक्ष। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ज़मीन के आसपास का जो स्थान है वह ऐसा चुना जाना चाहिए जो कि सुखद वातावरण हो और ताजगी देने वाला हो। नंबर 2 भूमि जो है वह कुछ ऐसा स्थान जिन्हें भवन निर्माण के समय छोड़ना चाहिए वह है स्विमिंग पूल, तालाब, नदी, फैक्ट्री, रेलवे ट्रैक इत्यादि के पास में भूमि ना हो और ना ही औद्योगिक क्षेत्र के पास हो।
शहर से बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो और हाईवे रोड पर निर्मित ना हो। इस तरह की भूमि हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। नंबर 3, आसपास का मूल्यांकन। मुख्य द्वार संभव हो तो पूर्व दिशा में होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कमरे बीच में निर्मित हैं तो आसपास बरामदा होना चाहिए, जिससे उचित प्रकाश व वायु कमरे में आ सके। अगर धूप या बारिश से सड़क से सुरक्षा व संरक्षण देती हुई बिल्डिंग हो तो उसके आसपास पेड़ लगाकर संरक्षण हमें देना चाहिए। जो मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उनमें थर्ड पॉइंट है योजना या प्लान। किसी भी भवन निर्माण में एक अच्छी योजना का निर्माण बहुत आवश्यक है। ब्लूप्रिंट निर्मित करते समय कुछ वातावरण को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि बिल्डिंग की योजना सैनिटेशन लॉ के अनुसार होनी चाहिए। आरोग्य वायु है उसका प्रॉपरली आवागमन व निगमन व सूर्य का उचित प्रकाश होना चाहिए। यह व्यवस्था कमरों से जुड़ी होनी चाहिए, जिससे कि एक दूसरे से कमरे और बालकनी से आए जा सके। भवन की ऊंचाई व नीचाई भी भवन निर्माण की उपयोगिता के आधार पर निश्चित होनी चाहिए। भवन में खेल के लिए पर्याप्त खेल का मैदान व उचित नाप के कमरे होने चाहिए। प्रयोगशालाएं व बाथरूम पर्याप्त व उचित स्थान में होने चाहिए। 1.5 मीटर फर्श क्षेत्र प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए और प्ले रूम में 9 मीटर लेंथ की जगह कम से कम होनी चाहिए। स्कूल बिल्डिंग में बच्चों की सुरक्षा तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग ही प्रेफरेंस में होनी चाहिए। सिंगल स्टोरी ही होनी चाहिए बिल्डिंग। इसी के साथ साथ कमरे किस तरह के होने चाहिए हम डिस्कस करेंगे। कमरे की पर्याप्त लंबाई व चौड़ाई होनी चाहिए व हर कमरे में कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि बच्चों को छुप कर भी उनका सुपरविजन किया जा सके। 1 वे विजन स्क्रीन होनी चाहिए कुछ कमरों में व्यवस्था, जिससे कि जब बच्चे एक्टिविटी करें तब वो हमें ना देख पाएँ और 1 वे विजन स्क्रीन के थ्रू हम वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं अकेले में वो हम ऑब्ज़र्व कर सके। कमरे की दीवारें विभिन्न रंगों के साथ साथ कलरफुल होनी चाहिए। प्राथमिक रंग जैसे लाल, नीला, पीला आदि अच्छे तरीके से यूज़ में लिए हुए होने चाहिए। तीनों रंगों का प्रत्येक कमरे में आने व जाने का मार्ग होना चाहिए, पर दरवाजे व उससे प्रभावित होकर कल्पना कर सकें। रंग है इस प्रकार का प्रयोग में न लेना चाहिए कि बच्चों को अधिक क्रियाशील ना बनाएं। ऐसा हो जो बच्चों में एनर्जी कर सके, वो एनर्जेटिक रह सकें। इस तरह का वातावरण या कलर है वो रूम्स में यूज़ में लेना चाहिए। प्रत्येक कमरे में आने और जाने का पर्याप्त मार्ग हो और दरवाजे एक कमरे से दूसरे कमरे में आमने सामने न खुलते हों। धूप का प्रवेश कमरे में इस प्रकार से हो कि वह बच्चे के कंधों की तरफ से हो और जिस दिशा में शिक्षिका खड़ी हो उस दिशा में ना हो। आंतरिक क्रियाओं में जिन कमरों का प्रयोग किया जा रहा है वह इतना बड़ा होना चाहिए कि बच्चे एक दूसरे के साथ रह सकें या खेल सकें, पर बची हुई जगह का प्रयोग सामग्रियों को रखकर, मतलब जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनके लिए जो सामान है, सामग्री है, उनको रखने की उचित व्यवस्था हो। गतिविधि करने की जगह स्वीकार करने योग्य तथा जिसमें क्रियाएं लचीलेपन के साथ साथ संपन्न की जा सके तथा बच्चे घर जैसा आराम महसूस कर सकें, इस तरह का होना चाहिए कि उनमें हर क्रिया जो बच्चा करना चाह रहा है वह इजीली कर सके। आज हमने नर्सरी स्कूल बिल्डिंग के कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था।
नेक्स्ट लेक्चर में और बिल्डिंग किस तरह की होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।